Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss 3D geometry. So JEE मैथमेटिक्स के 3D geometry का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑक्टेंस क्या होता है और बाकी कुछ बेसिक्स फार्मूला जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, लोकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सो इस टाइप की चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट कर। तो पहला टॉपिक है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि अगर हमारे पास 3D स्पेस है, किसी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे। अगर हम 2D में होते हैं तो फिर अगर मेरे पास कोई पॉइंट होता है मुझे इसकी लोकेशन डिफाइन करनी है तो उसको मैं कह दूंगा x, y इसके कोऑर्डिनेट्स है। कैसे? उसके लिए मुझे दो एक्सिस डिफाइन करने पड़ेगी, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x, y कह रहे हैं। इसका मीन ये है कि अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, ये x है और ये y है। सो इस टाइप से हम 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते थे। अगर हमें सेम चीज़ 3D में करनी होगी तो यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सिस चाहिए होगी। दो एक्सिस तो होगी x और y, लेकिन एक एक्स्ट्रा z एक्सिस चाहिए होगी। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे पास कोई सा भी 2D शेप है, जैसे कि सर्कल है, इसका मुझे 3D वर्जन बनाना है तो उसको मुझे एक एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो सिलेंडर बनेगा, उसका 3D वर्जन बनेगा। तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड की, एक और एक्सिस दी परपेंडिकुलर है जो दोनों से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो एक एक्स्ट्रा एक्सिस मैंने ऐड कर दी, z एक्सिस। अब क्या होगा, मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉइंट है P, मुझे इसकी लोकेशन करनी है तो डिफाइन करनी है, तो मैं इस पॉइंट से एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो मान लेते हैं कि ये जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो मान लेते हैं ये लेंथ जो है x है तो इसका x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। अगर ये लेंथ y है तो इसका y कोऑर्डिनेट y हो गया। इस ये वाली लेंथ z है तो इसका z कोऑर्डिनेट z हो गया। सो इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन 3D स्पेस में डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि साइन कन्वेंशन और ऑक्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑक्टेंस और साइन कन्वेंशन। अब ये मेरे पास है 3D स्पेस, मतलब कि मेरे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस ओरिजिन x डैश, y डैश, z और z डैश, ये मेरे पास हो गया 3D स्पेस। और इस साइड पर है 2D प्लेन, x डैश, y और y डैश। अब जो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर ऑक्टेंस का होता था, नहीं क्वाड्रेंट्स का होता था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर ऑक्टेंस का है। यहाँ पर हम क्वाड्रेंट्स कैसे डिफाइन करते थे कि पूरे प्लेन को, जो हमारे पास दो एक्सिस है, वो 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, तो मैं हर एक रीजन को क्वाड्रेंट कहूँगा। तो मेरे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये मेरे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इस टाइप से हम क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करते थे कि पूरे प्लेन को ये 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्वाड्रेंट्स हो गए। अब ये जो हमारे पास थ्री एक्सिस है वो पूरे स्पेस को 8 रीजन्स में डिवाइड करता है। सो मैं ईच रीजन को क्वाड्रेंट की जगह ऑक्टेंट कहूँगा। सो इतना तो मुझे पता चल गया कि ऑक्टेंट होता क्या है। अब ऑक्टेंट की नंबरिंग करते हैं, तो मैं ये वाला जो स्पेस है जो फ्रंट में दिख रहा है, मतलब कि जहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ऑक्टेंट। अब सेकंड क्या होगा, मैं इसके साइड में चले जाऊँ, ये पीछे वाला जहाँ पर x भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, बस y नेगेटिव है, सो ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ऑक्टेंट। x भी पॉजिटिव, बस y नेगेटिव और z भी पॉजिटिव। अब थर्ड में क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, अगर यहाँ पर चले जाते तो ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट, जहाँ पर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरे पास हो गया थर्ड ऑक्टेंट। फोर्थ में क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साइड में चले जाते, ये वाला जो होगा वो मेरे पास हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, जहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। फिफ्थ में क्या होगा, ये मेरे पास था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से नीचे आ जाऊँगा, मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला जहाँ पर y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है और x पॉजिटिव, ये मेरे पास हो जाएगा फिफ्थ ऑक्टेंट। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, ये मेरे पास हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। सिक्स्थ में क्या होगा, सेम साइकिल में चला होगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसके नीचे आके तो फिर मेरे पास हो जाएगी फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ। सो बस अब सिक्स क्या होगा, इसके पीछे वाला जहाँ पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z नेगेटिव है, y नेगेटिव z नेगेटिव बस x पॉजिटिव है, ये मेरे पास हो गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं, सिक्स्थ
कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट। ये मेरे पास 5th 6th, अब इसके साइड में चले जाते हैं तो ये मेरे पास हो गया 7th ऑक्टेंट। यहाँ पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। सो माइनस माइनस माइनस, ये मेरे पास हो गया 7th। 8th में क्या होगा, 5th 6th 7th और ये वाला जो होगा वो मेरे पास हो गया 8th, जहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। सो x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। सो इस टाइप से मेरे पास 8th ऑक्टेंट्स होते हैं और बाकी ये हो गई उनकी साइन कन्वेंशन। फर्स्ट ऑक्टेंट जो फ्रंट में दिख रहा है उसके पीछे चल जाए 2nd 3rd 4th। अब यहाँ पर 4th में आ गए तो नीचे जाना है। सो ये जो नीचे फ्रंट में दिख रहा है, फ्रंट में और नीचे है, ये मेरे पास हो गया 5th, फिर 6th 7th और ये लास्ट में हो गया 8th, और ये हो गए उनके साइन कन्वेंशन। सो इस तरह से हमारे पास ऑक्टेंट्स होते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर 2D में होता है, ऑक्टेंट्स और उनके साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट बस यहाँ पर हमें लिख भी देता हूँ, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th। सो यहाँ पर मेरे पास 8th ऑक्टेंट्स होगी, जो पहले हमने प्लस माइनस लिखा था, सेम यहाँ पर हमें लिखना होगा, ये होगी उनकी साइन कन्वेंशन। सो ये था लोकेशन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, ऑक्टेंट्स क्या होता है और साइन कन्वेंशन क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे, बस उनमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तो हमारे पास वो 3D ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। सो पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। सो ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, इसके साथ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर भी अगर हम लिख दें। सो ये मेरे पास बन गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो 3D में है। सो उनके बीच का डिस्टेंस हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हम 2D में लिखते थे और ये हमारे पास आ गया 3D में। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों देखेंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर मुझे m/n में डिवाइड करना है तो वो इस टाइप से आता था, m+n y2 n y1 m+n। ये था जो हम 2D में पढ़ते हैं। इसमें अगर मैं z का कोऑर्डिनेट भी ऐड कर दूं तो वो मेरे पास बन जाएगा 3D के लिए m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाय m+n। इस टाइप से हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख सकते हैं 3D के लिए। अगर बस यहाँ पर बीच में माइनस कर दो तो वो मेरे पास बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सो इसको ही कॉपी करना है और बीच में माइनस लिख देते हैं, माइनस 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 माइनस। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसमें क्या करना है, 2D में हम पढ़ते थे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये मेरे पास 3D ज्योमेट्री के लिए फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रॉइड। अगर मेरे पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तीनों जो हमारे पास वर्टेक्स है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला 2D में आता था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी आ गए तो इसका ही कॉपी हम यहाँ पर लिखेंगे z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। ये मेरे पास आ गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इन 3D स्पेस। नेक्स्ट अगर इसी तरह से हमें सेंट्रॉइड निकालना हो टेट्राहेड्रॉन का, तो फिर हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रॉन की 4 वर्टिसेस होती है, कुछ इस टाइप की फिगर होती है, नीचे बेस में ट्रायंगल, ऊपर एक पॉइंट, ये मेरे पास होता है इस टाइप का टेट्राहेड्रॉन। 4 पॉइंट्स होते हैं। इसका अगर मुझे सेंट्रॉइड लिखना हो तो अब हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स है, चारों के x कोऑर्डिनेट का सम कर दो डिवाइड बाई 4, चारों के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 4, चारों के z कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 4। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स।
सो बेसिकली जब भी हमें सेंट्रॉइड की बात करनी हो, कोई भी शेप हो, हमारे पास एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, सेंट्रॉइड निकालने के लिए मुझे उनके सारे कोऑर्डिनेट्स का मीन लेना होगा। यहाँ पर मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स, सबका सम डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 3 थे तो सबका सम डिवाइड बाई 4। सो इस तरह से हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन 3D। 2D में हम क्या पढ़ते थे कि 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 1 1 x2 y2 x3 y3। सो इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ते थे। अगर इसका 3D वर्जन बनाना है तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स है x1, y1, z1, या फिर i कर दो xi, yi, zi, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के। तो अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड एक्स का स्क्वायर। एरिया क्या होगा, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का होल रूट। और ये मेरे पास तीनों टर्म्स क्या है, पहली टर्म डेल्टा एक्स वाई क्या है, जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं उनके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स पहली 2 रोज में लिख दो, x1 y1 x2 y2। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो ये सारे टॉपिक आपने वेक्टर्स में पढ़े हुए, बस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो, क्या कहते हैं, ये वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मुझे इसके डायरेक्शन को साइंस लिखते हैं तो मैं क्या करूँगा कि बस इसके यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। किस टाइप से, इस टाइप से लिखना होगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इस टाइप से मैंने इसके यूनिट वेक्टर लिख दिया, जेड जे कैप प्लस जेड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप। सो ये मेरे पास वेक्टर था, मैंने उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब ये जो मेरे पास इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्स कंपोनेंट को अब मैं लिख दूंगा एल, और ये जो मेरे पास वाई कंपोनेंट है इसको मैंने कह दिया एम, और जेड कंपोनेंट को मैंने कह दिया एन। सो मेरे पास जो एल, एम और एन है, इनको ही मैं कह दूंगा डायरेक्शन कोसाइंस। सो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, एल एम और एन, ये मेरे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के। इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एक्स क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ तो सबका सम जो आएगा मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई प्लस जेड का स्क्वायर। सबका सम किया तो ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म सेम आ जाएगी, कैंसिल करके 1 आ जाएगा। सो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बाकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, उसका मैंने यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हो गए वो मेरे पास हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, और ये मैंने इनकी प्रॉपर्टी बता दी। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये मेरे पास ये वेक्टर है, वेक्टर भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, x1 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या फिर कह लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरे पास वेक्टर भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। अब ये जो मेरे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। एक्स एक्सिस के साथ मैं कह देता हूँ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ मतलब जेड एक्सिस के साथ कह देता है गामा है, और वाई एक्सिस के साथ मैं कह देता हूँ ये बीटा है। तो अब मैं इन एंगल्स को फाइंड आउट करने वाला हूँ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉस अल्फा क्या होगा, ये मेरे पास हो गया वेक्टर, मेरे पास अल्फा एंगल, कॉस अल्फा आ जाएगा मेरे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, जो मेरे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बेस आ गया, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमारे पास इसके यूनिट वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाता है, जिसके मैं एल भी कह सकता हूँ। सिमिलरली जो मेरे पास कॉस बीटा आएगा, कॉस बीटा वो मेरे पास एम के बराबर आ जाएगा,
और कॉस गामा वो मेरे पास n के बराबर आ जाएगा। सो इसका क्या कहते हैं सार क्या निकल के आया कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर के लिए मेरे पास कोई पॉइंट है x, y, z, तो उसका मैं यूनिट वेक्टर करूँगा। उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, इसको मैं कह दूँगा l, m और n। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो देखिए, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो l है मैं उसे लिख सकता हूँ वो कॉस अल्फा के बराबर है, m जे कॉस बीटा के बराबर है और n जे कॉस गामा के बराबर है। तो ये मेरे पास हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मेरे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस l, m और n। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है कि अगर मेरे पास a, b और c इस तरह से कि मैं a डिवाइड बाई l करूँ, b डिवाइड बाई m करूँ और c डिवाइड बाई n करूँ, तो ये तीनों जो रेशियोज़ है वो एक सिंगल सेम कांस्टेंट k के बराबर आ जाए। k कोई सा भी कांस्टेंट है बस। अगर ये तीनों रेशियो सेम आ जाए तो फिर मैं कहूँगा कि ए बी सी एक डायरेक्शन रेशियो है और यहाँ पर एलिमेंट ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। सो बस यही कंसेप्ट होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का। ये सारी चीज़ें आपने वेक्टर्स वाले टाइम पर भी आपने पढ़ी होगी।